सुप्रभात, नमस्कार, बंदन। मैं मिथिलेश कुमार, क्लास 12th के हिस्ट्री। आज ये एमसीक्यू क्वेश्चन का दूसरा क्लास है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं दूसरा मॉडल। लास्ट वीडियो में 66 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। ऑप्शन है आपके बीच, हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तालीकोट नाम से, या वनीहट्टी नाम से। तो ये आंसर होगा आपका हम्पी के नाम से। अच्छा, हम लोग बच्चों विजयनगर की खोज जो है किस व्यक्ति ने किया था? तो हम्पी के जो है भग्नावशेष की खोज जो है स्कॉटिश कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। यह 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। और कर्नल मैकेंजी ने हम्पी के खंडहरों के बारे में ज़्यादातर जानकारी किन किन मंदिरों से लिया? तो विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी मंदिर और विट्ठल मंदिर के पुजारियों से जो है मनुस्मृति के द्वारा जो है हम्पी या विजयनगर की कहानी उन्होंने लिखा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी अभी हम लोग तुरंत पढ़ के आ रहे हैं कि हम्पी जो है यानी विजयनगर का जो अभी विध्वंस होने के बाद जो है हम्पी के नाम से जानते हैं। तो हम्पी नगर निश्चित रूप से किसका होगा? तो विजयनगर साम्राज्य से होगा। अब इसको हम लोग जानते हैं कि विजयनगर के जो है स्थापना किसने किया? तो इसका जो है हरिहर और बुक्का कब किया? 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में। यह जो है संगम वंश से आते थे। हरिहर और बुक्का जो है किस वंश से आते थे? तो संगम, उनके पिता का नाम भूषण संगम था, इसीलिए वो जो है हरिहर और बुक्का जो है अपने पिता के नाम से स्थापना किया। ठीक है। अब ये जो है विजयनगर का महानतम शासक कौन है? जब भी महानतम आएगा हम्पी या विजयनगर से तो सीधा आपको कृष्णदेवराय के पास चले जाना है। यानी विजयनगर या हम्पी को जो चरमोत्कर्ष पर ले जाने वाला महान सम्राट जो था वो कृष्णदेव राय। अच्छा, कृष्णदेव राय के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के तीसरे शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के तीसरे शासक, ठीक है। वे एक महान सैनिक, कुशल प्रशासक और साम्राज्य निर्माता भी थे। कृष्णदेव राय ने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया। कब तक? 1509 से लेकर 1529 के बीच जो है कृष्णदेव राय ने विजयनगर को महान बना दिया, चरमोत्कर्ष पर ले गया। यहीं तक नहीं बच्चों, वे एक विद्वान और कवियों के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान रहा करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। ये आपको पूछेगा कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में 8 जो है विद्वान रहता था जिसे क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद नाम करके जो है एक ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। इन्होंने जो है एक किताब लिखा था जिसका नाम है अमुक्त माल्याद। चलते हैं हम लोग बच्चों 70 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो ये जो है एक विद्वान भी थे, कुशल प्रशासक भी थे कृष्णदेव राय, है ना। ये एक संस्कृत का जानकार, हालांकि इन्होंने जो है अमुक्त माल्याद जो है तेलुगु भाषा में लिखे थे, ठीक है। और उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित जो है वंशचर्यावली नाम का एक और किताब लिखा था। और कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था।
कृष्णदेव राय के पिता तुलुआ नारसा, इनका पिता का जो नाम था तुलुआ नारसा, तुलुआ नारसा। किनके पिता का नाम? कृष्णदेव राय के पिता का नाम था। ये नायक सालू वंश का सेना नायक थे। कौन थे? सेना नायक। चलते हैं बच्चों हम लोग 71 क्वेश्चन में। बोलता है विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है? तो ये अमरम कहलाता है, ये याद रखना। और इसका जो है जो सैनिक या सैनिक का प्रमुख होता था उसको अमर नायक के नाम से जाना जाता था। अच्छा, यहाँ पर जो है सेना और जो है कह सकते हैं सैनिक को दिया जाने वाला अमरम कहा जाता था। तो इसके समकक्ष एक और था जिसको इक्ता प्रणाली के नाम से जाना जाता था। ये भी क्या है कि दूसरे को जमीन दिया जाता था, है ना। और दिल्ली के गुलाम वंश इल्तुमिश ने इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली जो है ये दिल्ली से शुरुआत हुई थी। और अमरम जो है ये विजयनगर और हम्पी से संबंधित है, ये याद रखना है। इक्ता का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा और इख्तियार का अर्थ होता है उस जमीन के टुकड़े का मालिक। अच्छा, एक और भी हम लोग जानते हैं जिसे इक्ता की बात होगी। इक्ता कहाँ से संबंधित था? तो दिल्ली से। अमरम कहाँ से संबंधित है? तो विजयनगर या हम्पी से संबंधित है ना। तो इक्ता के मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और शब्द आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम है जागीर। तो ये बोलता है पुरस्कार स्वरूप राजाओं और महाराजाओं द्वारा जो दी जाती थी, है ना, असहाय जो सैनिक को दिया जाता था उसको जागीर कहा जाता था। चलिए बच्चों, हम लोग 72 क्वेश्चन में चलते हैं। मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो मीराबाई की मृत्यु जो है बहुत ही जो है असमंजस में है, फिर भी हम लोग 1546 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 1546 मान के चलेंगे, ठीक है। और ये बता दें कि 1546 में अपने देवर द्वारा जहर दिए जाने के बाद वह जो है चमत्कारिक रूप से कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है, ये लोगों को कहना है। उन्होंने उनके देवर द्वारा जो है जहर दिए जाने के कारण जो है मीराबाई की मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये भजन वगैरह लिखा करती थी और ये राजपूताना घराना से आती थी, तो लोगों को पसंद नहीं आता था। और यही कारण है कि उसके देवर जो है सो मीराबाई को जहर दे देता है और उनका रहस्यमय मृत्यु हो जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग 73 क्वेश्चन में चलते हैं। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर की स्थापना किया? तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं, 18 अप्रैल 1336 को हुआ है। कब हुआ है? 18 अप्रैल, ठीक है ना, 18 अप्रैल 1336। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का किस वंश से बिलोंग करते थे? तो संगम वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ बच्चों क्वेश्चन 74 में बोलता है कि विजयनगर पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि विजयनगर की संस्थापक जो था संगम वंश के दो भाई हरिहर और बुक्का था। तो कहीं ना कहीं ये जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए, ये जो है हरिहर और बुक्का के जो पिता का नाम था वो भूषण संगम था, ये याद रखना आपको। जो संगम वंश के संस्थापक है हरिहर और बुक्का, उनके पिता का नाम क्या था? भूषण संगम या भुवन संगम, है ना, भुवन संगम। चलिए 75 क्वेश्चन में हम लोग चले। बोलता है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर से है। कहाँ से है? हम्पी विजयनगर से। इतना कंठस्थ याद हो जाएगा ना बच्चों कि अगर इसको 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो हम्पी किस नगर से बिलोंग करते थे, किस साम्राज्य से? तो विजयनगर से। 76 क्वेश्चन में चलते हैं। विजयनगर का महानतम, जहां महान आ जाए विजयनगर से रिलेटेड, आपको और कोई ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए, सीधा कृष्णदेव राय, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर कृष्णदेव राय के बारे में और अगर आपको डिटेल जानना है तो चलिए हम बता देते हैं कि जन्म इनका जो है 17 जनवरी कब हुआ था? तो 17 जनवरी को हुआ था। 17 जनवरी 1471, कितना? 1471 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था,
ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इनके जो हैं माता का जो नाम था नागला देवी, ये याद रखना है, नागला देवी। पिता का नाम तुलुआ नारसा। तुलुआ नारसा सुलू नरसिंह देव राय के अधीन एक सेनापति थे। ये भी जो है इनका पिता जो है सुलू नरसिंह, ये भी देवराय यानी नरसिंह देव राय का जो है अधीन एक सेनापति थे। कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में जो है विजयनगर को क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। इन्होंने बहुत ही गोपुरम से लेकर के नहर, है ना, बांध और डोभा वगैरह जो है बनवाए थे सिंचाई को लेकर के। तो ये इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। और उनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उनकी माता नागला देवी भगवान विष्णु विट्ठल की परम भक्त थी, है ना। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है कि विट्ठल मंदिर में किस भगवान की पूजा होती थी, तो आपको याद रखना है विष्णु भगवान की पूजा होती थी। और कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम मंदिर शहर बनवाया था। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कृष्ण देव राय का, है ना। ये जो है अपनी माँ के नाम पर जो है नगलपुरम मंदिर शहर बनवाए थे। चलिए बच्चों, हम लोग 77 में अमुक्ता माल्याद किसने लिखा, तो ये हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं कि कृष्ण देव ने जो है तेलुगु भाषा में जो है लिखे थे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 78 क्वेश्चन में। कहता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने शुरुआत किया था? तो अकबर जो है, यानी कह सकते हैं रियासी मुस्लिम शासक था। इन्होंने जो है तंबाकू का सेवन जो है शुरू किया था। और अकबर का जो है पूरा नाम जो है अबू अल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है ना। अबू अल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। और इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ये याद रखना आपको, 15 अक्टूबर कब? 15 अक्टूबर 1542 को जो है अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अब्बू अल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध प्रांत, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, और ये भी आपको जानना है कि तंबाकू का जो शुरुआत की थे वो अकबर थे। अच्छा, इनका मृत्यु जो है 1605 आगरा में हो गया था। कहाँ इनकी मृत्यु हुआ? 1605 में आगरा में मृत्यु हो गया। ठीक है ना। इनका शासनकाल जो है 1556 से लेकर के 1605, इनका जो शासनकाल चला वो 1556 से लेकर 1605, जब तक ये मर नहीं गए तब तक जो है अकबर का शासन चला। इनका पिता जो है नसरुद्दीन मोहम्मद, यानी जिनको हुमायूं कहा जाता था, और अम्मी जान हमीदा बानो बेगम। अकबर की अम्मी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं अब 79 क्वेश्चन में। बोलता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग का प्रतिबंध लगाया? देखिए, अकबर ने तो शुरुआत की थी, अब यहाँ पर उनका जो है प्रतिबंध लगा दिया। वाकई में जो है तंबाकू जो है सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो इन्होंने जो है जहांगीर ने बंद करवाया था। कौन करवाया था बंद? जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर जो है नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम नाम था इनका। जहांगीर जो हैं, जहांगीर को सलीम के नाम से, हालांकि सलीम का पूरा नाम जो है नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। इनका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 30 अगस्त, कब? 30 अगस्त को 1569 में। ठीक है, 1569 में जो है फतेहपुर सीकरी में हुआ था। पिता कौन है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहांगीर के पिता का नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और आगे चलते हैं हम लोग। इनका शासनकाल जो है 1605 से, जब अकबर का मृत्यु हो जाता है 1605 में, तो जहांगीर ले लेते हैं। तो ये 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, कब? 1627 ईस्वी तक जो है अपने राजगद्दी पर जहांगीर शासन करते हैं मुगल साम्राज्य में। ठीक है ना।
और जहांगीर मुगल साम्राज्य अकबर और राजपुतानी पत्नी जोधा बाई की बेटे थे, ठीक है ना। इनकी माँ का नाम जोधा बाई था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। बोलता है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास का समकालीन कौन था। ये हम लोग लगता है कि इस मॉडल सेट में 4 बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो वो किसका है ना, ये देखना है। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर, ये याद रखना। 81 क्वेश्चन में आते हैं कोरोमंडल तट। ये आपको याद रखना होगा कि कोरोमंडल तट कौन होता है ना। तो कोरोमंडल तट या मालाबार तट अगर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो, हालांकि चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोरोमंडल तट के व्यापारी क्या कहलाते थे। बोहरा कहलाते थे, माहेश्वरी या चेट्टी या सराफ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, चेट्टी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चेट्टी कहलाते थे। और ये जान लीजिए चेट्टी किसको कहते हैं, तो तमिल भाषी देशों में रहने वाले व्यापारियों को या व्यापारी जाति के लोगों को उपनाम दिया गया था चेट्टी। कहाँ के लोगों को? तो तमिल भाषा बोलने वाले जो थे और वहाँ के जो व्यापारी होते थे उन लोगों को जो है उपनाम दिया गया था चेट्टी। देखो बल चेट्टी आ गया है ना, व्यापारी आता था तो चेट्टी बोलता था लोग। चलिए 82 में क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। एक तो जजिया कर लगाता है, दूसरा जजिया कर हटाता है। ये दोनों को याद रखना है। आपके बीच ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। फिलहाल तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जजिया कर जो है अकबर ने हटाया था। हालांकि अकबर जो था उदारवादी शासक होते हैं, है ना। मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ साथ जो है राजपूत लोगों के साथ भी बहुत दरिया दिल दिखाए थे। इसलिए जो है जजिया कर को उन्होंने जो है हटाया। हालांकि जजिया कर जो है धार्मिक कर होता है, तीर्थ करों से लिया जाता था। और यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन 83 में बोलता है जजिया जो है किससे लिया जाता था। तो यहाँ बोल रहा है व्यापारियों से, सैनिकों से या बुद्धिजीवियों से या जिमियों से जो तीर्थ करने के लिए जाते थे, है ना। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका जिमियो। अच्छा बच्चों, आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। अभी हम लोग यहाँ देख लिए कि जो है जजिया कर अकबर ने हटाया। कौन हटाया? अकबर ने हटाया। लेकिन लगाया कौन था ये भी तो हम लोग को जानना है। तो जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर एक तरह से धार्मिक कर है। कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और जजिया कर को किसने हटाया? तो अकबर ने हटाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 84 में देखिए बच्चों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग जानते हैं कौन है। फिरोज शाह है कि लाजपत राय है या गोपाल कृष्ण गोखले या हेनरी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। हालांकि इन्होंने तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी लेकिन राजनीतिक में भी अनभिज्ञ थे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं काफ़ी मंजे हुए पॉलिटिशियन थे। अब आगे आते हैं हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। बोल रहे गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्विस्ट ऑफ द इंडिया सोसाइटी नामक ये एक संस्था चलाते थे, उनका संस्थापक भी थे ये। उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन के नाम से भी जाना जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लेडस्टोन के नाम से जाना जाता था। 85 क्वेश्चन में आइए अब, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए। 1893 में उन्होंने जो है गए थे। और वे जो हैं दक्षिण अफ्रीका जो हैं गोरे और काले के भेद को लेकर के जो है बैरिस्ट्री करने गए थे। हालांकि वहाँ एक महान और एक नेता के नाम जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका का, जो काले और गोरे को लेकर के आंदोलन बहुत चरमोत्कर्ष पर ले गए थे, जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है ना। आगे आते हैं हम लोग 86 क्वेश्चन में। बोलता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए।
तो ये भी कब गए, 1893 में गए थे। और वापस कब आए, है ना, ऑप्शन है 1914, 1908, 1915, 1890। तो आपका आंसर हो जाएगा 1915 में आए थे। कब आए थे, 1915 में आने के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये जुड़ते हैं। 87 क्वेश्चन में है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई, ये जो है 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, ये भी पूछ सकता है कि वायसराय या गवर्नर उस समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे वायसराय, लॉर्ड कर्जन। और ये 19 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 19 जुलाई को, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905, और उस वक्त भारत का जो गवर्नर या वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। चलिए 88 क्वेश्चन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ जलियांवाला बाग की बात है तो आपके ऑप्शन है 1913, 1915, 1919 या 1920। तो यहाँ जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो भी बैसाखी के दिन हुआ था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाया था। इसमें जो है लाखों लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में ब्रिगेडियर जनरल डायर, देखिए यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो गवर्नर कौन था, तो जनरल डायर। कौन था, जनरल डायर। आपको ये याद रखना, ब्रिगेडियर जनरल डायर। और बंगाल विभाजन के वक्त कौन था, लॉर्ड कर्जन। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जनरल डायर। तो इस तरह जो है इन लोग वायसराय भी बदलते रहता था, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम लोग 89 क्वेश्चन में। यहाँ पर कहता है कि काला कानून किसे कहा गया। यहाँ जो है काला कानून किसे कहा गया, तो आपका बीच ऑप्शन है शिक्षा बिल पर, या यहाँ बोल रहा है कि इल्बर्ट बिल या रॉलेट बिल, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट बिल लाया गया था। क्या लाया गया था, 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका रॉलेट बिल। अच्छा, रॉलेट बिल जो है या रॉलेट एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया गया था। ये जो नियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये भारत के जो लोग ब्रिटिश का विरोध करते थे, बिना मुकदमा का जो है उनको अंदर कर देता था ब्रिटिश सरकार। और जो बिना मुकदमा का जो अंदर करता था, तो इसलिए इस मुकदमा जो है इसको कहा गया है काला कानून, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 1920 में, कि बोलता है 90 क्वेश्चन में कि 1920 में किस महान नेता का मृत्यु हुआ। यहाँ होगा महान, यहाँ क्वेश्चन गलत थोड़ा लिखा हुआ है। तो ये 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुआ, तो महात्मा गांधी का, फिरोज शाह का, बाल गंगाधर तिलक का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक जो हैं एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वकील भी थे, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये याद रखना होगा किनके बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। इनको एक उपनाम दिया गया था लोकमान्य। ये हिंदी वगैरह में पूछ सकता है, लोकमान्य तिलक किसे कहा गया, तो बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना। उन्हें आधुनिक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक जो है स्थापना किए थे, और भारत में शिक्षा की बढ़ावा दिए थे। तो ये एक शिक्षक भी थे, है ना, भारत के भविष्य के बारे में सोचे। अब आते हैं हम लोग 91 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए। तो आपको याद रखना होगा, यहाँ ऑप्शन क्या है, 1920, 1922, 1930
और 1942। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 1920। कब? 1 अगस्त। 1 अगस्त जो है को शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अच्छा, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार से सहयोग वापस लेने के लिए चलाया गया कि हमें जो है ब्रिटिश की सहयोग नहीं चाहिए, हम खुद जो है अपना आजीविका को चला सकते हैं और देश को संभाल सकते हैं। तो यह आंदोलन जो है ब्रिटिश के विरुद्ध में चलाया गया और इसका मकसद अंग्रेजों को भारत को स्वशासन देने के लिए मजबूर करने के लिए जो है किया गया था। ठीक है ना। चलते हम लोग 92 क्वेश्चन में। 92 क्वेश्चन कहता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 यानी 16 जनवरी 1922, 20 मार्च 1922 या 10 मार्च 1950। यहाँ पर जो है 5 जनवरी है, लेकिन ऑप्शन में आपको यहाँ सही होना चाहिए 4 फरवरी 1922। ठीक है ना। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अच्छा, ये जो है चौरा चौरी जो है या चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से जो है आता है और इस घटना में असहयोग आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो भिड़ंत हुई थी उसको लेकर है। और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन पर ही जो है हमला किया और उसमें आग लगा दी थी। इस कारण जो है कि ब्रिटिश काफ़ी भड़क गया था चौराचारी कांड को लेकर के। और यहाँ तक भी कि 22 पुलिसकर्मी जो हैं थाना में अंदर बंद कर दिया, आग लगा दिया था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिंदा जल गए थे, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कहाँ से बिलोंग करता है? तो गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश का है। और चलते आते हम लोग 93 क्वेश्चन में। बोल रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1927 को हुआ, 1 जनवरी 1925 को हुआ, 1 जनवरी 1923 को हुआ और 1 जनवरी 1927 का। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ? 1923 को हुआ। ठीक है ना। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। ये दोनों जो हैं वकील थे, बैरिस्टर थे और काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय ये बना था राजनीतिक दल जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। 94 क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये सबको जानते हैं, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। कब? किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू की गई थी। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। 24 दिवसीय मार्च यानी 24 दिन तक जो है दांडी यात्रा चली थी नमक कानून को तोड़ने को लेकर। कब? 12 मार्च 1930 से ये जो दांडी यात्रा है 12 मार्च, ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन में आएगा। 12 मार्च 1930 से जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। बोलता है कि यह जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये 24 दिन का जो है घटना था। दांडी यात्रा दिन में अगर पूछा जाए तो 24 दिन तक जो है यह आंदोलन चली थी। दांडी यात्रा गुजरात के अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। इसके बारे में आगे और हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में आइए। बोलता है कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो 12 मार्च 1930 लेकर आया है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 12 मार्च 1930। ठीक है कि दांडी यात्रा जो शुरू हुई 12 मार्च 1930 को, इसको और किन नामों से जाना जाता है? दांडी यात्रा को दूसरा बोला जाता है नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन वायसराय कौन था जिस समय दांडी यात्रा
चल रही थी नमक कानून तोड़ने को लेकर के, उस समय लॉर्ड इरविन था, ये भी याद रखना है, लॉर्ड इरविन। आपको मैं ये जो है ना गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, हर बार आपको मैंने गवर्नर के बारे में बता रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो है दो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन, जलियांवाला बाग के समय जनरल डायर, और अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, दांडी यात्रा जब चली थी 12 मार्च 1930 को, उस समय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। आपको गवर्नर भी पूछेगा कि दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय या जो गवर्नर था कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। चलिए आगे हम लोग और भी जान लेते हैं। दांडी यात्रा के समय जो है 7 महिलाओं की एक टीम भी गई थी, जिसमें कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल थे। ये गोखले जो है आप याद रखिए महात्मा गांधी के गुरु भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उसी के जो हैं वंशज हैं अवंतिका बाई गोखले, जो कमला देवी के साथ जो हैं 7 महिलाएं के टीम के साथ जो है नमक मार्च पर गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? लाहौर आंदोलन, सूरत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या डी है आपका इनमें से सभी? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अच्छा, दांडी मार्च से संबंधित अवज्ञा आंदोलन की शुरू जो हुई थी वो 12 मार्च 1930 को ही हुई थी, ये भी याद रखना है। 12 मार्च 1930 से ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत दांडी मार्च से ही शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को, उसमें महात्मा गांधी इस आंदोलन की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहाँ शुरू किए थे? गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। चलिए बच्चों हम लोग 97 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए स्वराज्य पार्टी का संस्थापक कौन था? इससे पहले हम लोग स्वराज्य पार्टी से रिलेटेड एक पढ़े थे, तो इनकी जो स्थापना को लेकर हम लोग पढ़े थे 1 जनवरी 1923। अभी यहाँ पर आ जाइए, स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछ दिया, तो स्वराज कौन है? महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, CR दास यानी चित्तरंजन दास, या बी और सी दोनों? तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। ये जो है और ये दोनों मिलकर के जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे 98 में। बोलता है गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा या कब भंग किया गया? तो ये जानिए 6 को हुआ था, इसलिए जो है 6 ऑप्शन आपके बीच है। 6 अप्रैल 1920, 6 अप्रैल 1926, 6 अप्रैल 1928 और 6 अप्रैल 1930। यहाँ 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, तो ये सब ऑप्शन तो सब फेलुअर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के नमक की यात्रा जो है था तो कानून तोड़ने का वो समाप्त। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को भंग कर दिया जाता है, ये याद रखना। 99 क्वेश्चन में बोलता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन और कब पास किया? पूर्ण स्वराज, तो हम लोग चलते हैं। हालांकि ये जो है लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन में जो है लाया गया था। लाहौर के अधिवेशन जो है 19 दिसंबर, कब? 19 दिसंबर 1929 को जो हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुई थी? लाहौर कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। लाहौर अधिवेशन कब हुई? तो 19 दिसंबर 1929 को हुआ, और वहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो है लाया गया। और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने, कौन? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और आगे हम लोग चले जाते हैं 100 क्वेश्चन में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ? 1920 में, 1930 में, 1942 में, या 1945 में? तो आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुई थी? तो 8 अगस्त को, 8 अगस्त
1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में, देखिए ये जो निर्णय लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा अधिवेशन में लिया गया, तो बॉम्बे अधिवेशन में, ये याद रखना है। किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो निर्णय लिया गया वो है बॉम्बे अधिवेशन, कब, 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, इस आंदोलन का मकसद था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करना। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, चूँकि 8 अगस्त को ये शुरुआत हुई थी इसलिए इस क्रांति को अगस्त की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही जो है बम्बई अधिवेशन में एक और नारा दिए थे, करो या मरो का नारा उन्होंने दिए थे, ये याद रखना। किस अधिवेशन में करो या मरो का नारा दिया था, तो बम्बई अधिवेशन, कब, 8 अगस्त 1942 में। किस आंदोलन के दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए हम लोग 101 क्वेश्चन में है बच्चों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो थे कांग्रेस के क्या थे उस समय, प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम को आज़ादी के बाद जो है भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया था। भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो है इनको जो है बनाया गया था। वे इस पद पर 1947 से लेकर 1958 तक बने रहे थे। चलिए आते हैं हम लोग 102 क्वेश्चन में, करो या मरो का नारा किसने दिया? अभी तो बम्बई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को हम लोग पढ़े और ये जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी को। कब? 8 अगस्त 1942। कब? बॉम्बे अधिवेशन में, ये याद रखना है। फिर वो कहता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है बच्चों वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, BR अम्बेडकर हैं, जो सी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू और डी में है मोतीलाल नेहरू। तो आप सभी को पता होना चाहिए संविधान सभा का जो यहाँ फिलहाल अध्यक्ष की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र क्या होगा? प्रसाद होगा। लेकिन आप सभी को याद होना चाहिए संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 6 अगस्त को हुआ था। 6 दिसंबर को, कितना? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 को हुआ, है ना, 9 को हुआ था। उस वक्त जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर को जो है, 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थाई जो है सदस्य चुना गया था, जिनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जाना जाते हैं। फिर क्या है कि 11 तारीख को फिर बैठक हुई, है ना, और संविधान हॉल में, जिसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इस बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थाई जो है भी सदस्य थे। हालांकि उस बैठक में 211 सदस्य शामिल थे। और 11 दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया कि 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किनको चुना गया था? HC मुखर्जी को, है ना, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अगर यहाँ बोल दिया ठीक है, लेकिन हमको उपाध्यक्ष भी याद रखना है। HC मुखर्जी क्या है? HC मुखर्जी, ये याद रखना है, उपाध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जब लागू होने की बात है तो 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को। जब भारत में संविधान लागू हो जाती है तो भारत को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और जब भारत में आज़ादी की जश्न मनाई जाती है 15 अगस्त 1947 को, तो उसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं,
है ना। 2 दिवस भारत में मनाई जाती है। जब आज़ादी का जश्न मनाया गया 15 अगस्त 1947 को, तो उसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। और जब संविधान यानी चार्टर लागू हो जाता है भारत के अंदर, तो उसको गणतंत्र दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून होता है। यह एक लिखित दस्तावेज है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को जो है ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान के निर्माण के लिए लगभग 11 सत्र चले संविधान सभा में और 167 डेज के दौरान जो है बैठक हुई। कितने बार, तो 11 सत्र में। और इस संविधान को बनाने में 64 लाख रुपया खर्च हो गई थी। संविधान बनाने में कितना खर्च लग गई थी, 64 लाख, ये याद रखना। 105 में भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया, तो अभी मैंने कहा यहाँ पर कि जब संविधान लागू हुआ तो भारत को गणतंत्र कहा जाता था, और जब भारत आज़ाद हुई थी, आज़ादी की जश्न मनाई गई, तो उसको स्वतंत्रता कहा जाता है। जस्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ, बोलता है कि भारत को कब गणतंत्र, तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, है ना। तो इस तरह जो है अगर आप एक चीज़ याद रखते हैं तो दूसरा चीज़ जरूर आपको आगे मिलेगा। चलते हैं हम लोग 106 क्वेश्चन में। बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल के बारे में आप सभी को, वायसराय के बारे में हर क्वेश्चन में जहाँ पर मेन फैक्ट है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ बोलता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजगोपालचारी या रेड क्लिफ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने भारत में जो है 1947 से 1948 तक भारत में रहते। 1947 से लेकर 1948 के बीच जो है भारत के इन्होंने गवर्नर बन के रहे। आते हैं हम लोग बच्चों 107 क्वेश्चन नंबर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो गृह मंत्री की अगर बात होगा तो वल्लभ भाई पटेल थे या राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या इनमें से कोई नहीं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 में। 31 अक्टूबर 1875 में। अच्छा, इनका जन्म हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब पूछ सकता है अगला क्वेश्चन में या कहीं भी पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को किन नामों से जाना जाता है, या फिर लौह पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है या किस क्रांतिकारी को कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अच्छा, इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात के नादियाद जिले में हुआ था। कौन, नादियाद जिले। पिता का नाम था झवेर भाई पटेल या एक आम किसान थे। माता का नाम लाडवा बेन था। और साल 1925 से 26 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, तो 1925-26 में। ये भी याद रखना है, 1925 और 26 में जो है। यहीं तक नहीं बच्चों, जो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको जो है प्रांतीय अध्यक्ष बनाया जाता है और लगभग 562 रियासतों को, 562 याद रखिएगा, 562 रियासतों, हालांकि 565 था, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 562 रियासतों को इन्होंने जो है अखंड भारत का सपना जो दिखाए और आपस में सबको जोड़ के रखे प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में, है ना। और इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ये एक पेशे से वकील भी रहे हैं, है ना। अच्छा, सरदार की उपाधि जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात के वारडोली की महिलाओं ने दी थी। गुजरात के वारडोली की महिलाओं ने जो हैं वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिए थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 में चलते हैं। भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय, देखिए हैदराबाद जो है ना
सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी परेशान करके रखे थे जब ये प्रांतीय अध्यक्ष थे। तो चलते हम लोग जानते हैं 1948 में हुआ था या 1947 में, 1949 में या 1950 में। हैदराबाद जो है अखंड भारत में कब विलय हुआ? तो हम लोग देखेंगे ये जो है 1948 में। कब? 1948 में, वो भी 17 सितंबर। कब? 17 सितंबर जो है 1948 को जो है हैदराबाद अखंड भारत या भारतीय संघ में जो है वो विलय होते हैं। हैदराबाद रियासत के अंतिम निज़ाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान जो था अहमदाबाद के अंतिम जो हैं निज़ाम थे। हैदराबाद रियासत की स्थापना निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां ने 1724 में किया था। अहमदाबाद रियासत की स्थापना जो होता है 1724 में हुआ था, ये याद रखना। फिर है कि 109 में क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में किस प्रस्ताव का पेश किए? जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा में किस प्रस्ताव को पेश किया? पहला है मौलिक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, या सी में है आर्थिक प्रस्ताव, या डी सभी। तो जवाहरलाल नेहरू की बात है तो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने जो है दिए थे, और यह प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946, देखिए यहाँ पर डेट याद रखिए, 13 दिसंबर 1946। कब? 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव किए थे, और ये संविधान सभा के तीसरे सत्र में पेश किए। किसके? संविधान सभा जो है उनका जो है तीसरे सत्र में जो है उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने किए थे। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? अगर कोई पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो भारत के संविधान को बनाने के दौरान जो है ये ध्यान में रखे जाने वाले नैतिक मूल्यों और मानदंडों का ढांचा है, ये आपको याद रखना। 110 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा महिला संविधान सभा का सदस्य थी? कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंसा मेहता, दुर्गाबाई, या इनमें से सभी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं थी, ये भी याद रखना है। 15 महिलाएं जो हैं वो संविधान सभा के मेंबर थी, सदस्य थी, है ना। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो था वो 389 था, 389 में 15 जो थी वो महिलाएं थी, जिनमें यहाँ पर सरोजिनी नायडू, इंसा मेहता, दुर्गाबाई का भी नाम आ रहा है, और 93 सदस्य देसी रियासत थे। 389 में से 93 जो मेंबर जो थे वो देसी रियासत के प्रतिनिधि भी थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में हुआ था, ठीक है ना। और 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को जो है अध्यक्ष वगैरह का जो चुनाव हुआ था। और ये जानिए कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई, जिसमें अस्थायी सदस्य अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, है ना। अध्यक्षता करने के अवसर मिला उनको। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1946 को अपना काम पूरा कर लिया था, यानी संविधान पूर्ण रूपेण जो है 26 नवंबर 1946 को बनकर तैयार था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करा दिया। आपको मैंने बताया भी था कि संविधान बनाने में जो है लगभग 300 जो हैं क्रांतिकारी विद्वान लगे हुए थे, और उनको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और खर्च 64 लाख रुपया लगा था। तो ये महिलाओं की बात थी। महिला जो हैं संविधान सभा में भी बहुत योगदान दी है, भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 111 में हम लोग चलते हैं। संविधान सभा की संचालन समिति कौन होते हैं या कौन थे? तो जो संचालन करने वाले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी काफ़ी जो बिहार के सारण जिले से बिलोंग करते हैं, ये पेशे से वकील थे, ये भी याद रखना है।
ठीक है। और संविधान सभा का अध्यक्ष जो है इनको कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। और इनके बारे में अगर जानना है तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त और कर्मचारी समिति और राष्ट्रीय ध्वज के समिति भी रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय ध्वज का जो है हमारे जो झंडा है तिरंगा, उनका भी समिति का अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही साथ वित्त और कर्मचारी समिति का भी ये अध्यक्ष थे। चलते हैं हम लोग 112 क्वेश्चन में। बड़े निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ बहुत क्या कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाले थे देश के आज़ादी दिलाने में, वही जो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें महात्मा गांधी का नाम आता है। कौन? तो महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी जी को कौन महात्मा की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना है। गांधी जी को कौन जो है महात्मा का उपाधि दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? ये आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको जो है महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। सन 1915 में पहली बार वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कह करके इनको संबोधित किया। सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? उपाधि तो ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, लेकिन सबसे पहले इनको संबोधित कौन किया, कहा कौन था? तो वैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कह करके इनको संबोधित किया था। चलते हैं बच्चों हम लोग 113 क्वेश्चन में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष लाया गया? तो ये याद रखना है। ऑप्शन है आपके बीच, ए 1942, बी 1944, सी 1946 और डी है आपका 1948। तो आपके बीच जो होगा, अब हम लोग देखते हैं कि 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। बड़े सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक क्या है। तो बोला कि आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्यों को कोई पढ़ नहीं सका, यानी पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और सिंधु की बात है तो सिंधु सभ्यता जो है या मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी में था? तो सिंधु नदी, इसलिए सिंधु सभ्यता। अब सभ्यता क्या है? जहाँ लोग पहले रहते थे और अपनी आजीविका को चलाते थे, मानव का विकास हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 115 क्वेश्चन में। बोल रहे हैं कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो आपको याद होना चाहिए, ये जो है आपको 1922 में मिले। कब मिले? 1922 में। राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो अभी मैंने कहा ये सिंधु नदी के तट पर जो है विकास हुआ था सभ्यता का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 में आते हैं। ये बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो स्नानागार जो हैं वो जो है मोहनजोदाड़ो में, यानी सिंधु नदी के तट पर जो सभ्यता का विकास हुआ वो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं स्नानागार के भग्नावशेष। और इस स्नानागार को द ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। और इस स्नानागार का जो उपयोग होता था वो सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। और इसकी लंबाई मैं बता दूं कि ये जो स्नानागार बना था उसकी जो लंबाई है वो है 11.88 मीटर,
और चौड़ाई में था 7.01 मीटर, और जो गहराई था वो लमसम जो है 2.43 मीटर गहरा था। और इस जो है स्नानागार का प्रयोग जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए की जाती थी। चारों तरफ से सीढ़ी बनी हुई थी, है ना। और जो है ये इसे द ग्रेट बाथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग 117 क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग या कांस्य युग। तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। और कांस्य युग जो चला वो जो है 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक, ये याद रखना। कांस्य युग का जो कार्यकाल है वो 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी के बीच कांस्य युग जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर विकास हुआ था, ये भी याद रखना है। जो हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है ना, तो ये जो है रावी नदी के किनारे जो है इस सभ्यता की विकास हुई, और इसका जो है कांस्य युगीन कहा जाता है। और कांस्य युग का जो है कार्यकाल है 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी। अच्छा, अभी अब एक चीज़ और बता दूं कि कांस्य युग जो है, कांस्य युग वह काल है जब मनुष्यों के तांबे और रांगे के मिश्रण से बनी धातु कांसे का इस्तेमाल करना लोग शुरू कर दिया था। अच्छा, ये भी एक फैक्ट्स है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा के बारे में जानते ही नहीं थे, है ना, उनको ज्ञान नहीं था लोहा के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। 118 क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। तो आपको मोहनजोदाड़ो। कौन? ये सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। 119 में बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय। तो ये हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है 2 स्तरीय का हड़प्पा, एक हड़प्पा था, एक क्या था? हड़प्पा, और एक था मोहनजोदाड़ो। अच्छा, हड़प्पा जो है दयाराम, हड़प्पा का जो खोज किया वो दयाराम साहनी, ठीक है। कब? 1921 में। उसके बाद जो है मोहनजोदाड़ो की बात आती है तो राखलदास 1922 में जो है खोजा था। इसलिए हड़प्पा का जो नगर था वो 2 स्तरीय था, ये याद रखना है। फिर 120 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या महानदी के मैदान में। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में, ठीक है ना। कहाँ पर? सिंधु के मैदान में। और सिंधु का मैदान जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 121 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का तो मोहनजोदाड़ो, चंदूड़ो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो या लोथल कालीबंगा। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। अब आगे जो हम लोग चलेंगे 122 क्वेश्चन में, निम्न में से किस पुरातात्विद द्वारा हड़प्पा की खुदाई संपन्न कराया गया? तो यहाँ पर कभी इनका नाम सुने हैं? MS वैट्स या मार्टिमर व्हीलर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो है इनकी जो है 1921-22 में हड़प्पा में खुदाई की गई। हालांकि जो है इन लोगों का नेतृत्व करने वाला सर जॉन मार्शल थे, लेकिन खुदाई जो किया गया वो दयाराम साहनी के अगुवाई में या नेतृत्व में किया गया था या संपन्न किया गया। चलिए हम लोग चलते हैं 123 क्वेश्चन में। बोलता है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पर जो है साहित्य है या सिक्के हैं, अभिलेख हैं या भग्नावशेष है। आज हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना वो अभिलेख का देन है, भग्नावशेष का देन है। इन्हीं को जो है कह सकते हैं कि एक्सपेक्ट करके जो है इतिहास को लिखी गई है। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा लिटरेचर। ऑप्शन में आपका होगा कौन नहीं है, कौन नहीं है? तो ये होगा आपका ए, साहित्य नहीं है। क्योंकि अभिलेख, अगर सिक्के उस समय तो नहीं चलते थे, लेकिन उस समय जो है वस्तु विनिमय प्रणाली का जो
चलान था, या कह सकते हैं उस समय जो है मोहर का इस्तेमाल होता था। अगर हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखे होंगे तो उसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर वस्तुओं को खरीदने के लिए मोहर का इस्तेमाल करता था, सिक्का नहीं था, है ना, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली की व्यवस्था भी देखे हैं इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख से तात्पर्य है पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए उन शिलालेखों को कहा जाता है जो प्राचीन काल में ही शासक अपने आदेशों को या निर्देशों को या उपलब्धियों को पत्थर पर उत्कीर्ण करवा कर उन्हें जगह जगह पर लगवा देते थे, है ना, नियम कायदे लिख करके लगवा देते थे राजा या शासक। तो उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। भग्नावशेष क्या है? भग्नावशेष का मतलब होता है खंडर, है ना, जो अवशेष बचा हुआ है। जैसे आप लोग विजयनगर हम्पी के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ खंडहर जो है कर्नल मैकेंजी के द्वारा जो है वहाँ लिखा गया था। तो वे सारे क्या है? खंडहर है। या फिर हम लोग मगध में चले जाए, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर, तो खंडहर को ही क्या कहा जाता है? भग्नावशेष कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 124 क्वेश्चन में बोलता है कि कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है कनिंघम, फ्लिट, डीसी सरकार या विलियम जोन्स। कौन होगा? तो आपका आंसर होगा विलियम जोन्स। कौन होगा? विलियम जोन्स। आगे हम लोग देखेंगे 125 क्वेश्चन में बोलता है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने अभी कई एक बार बोले हैं कि मोहनजोदाड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे जो है स्थित था, या उनके तट पर जो है विकास हुआ है। अच्छा, सिंधु नदी की बात है तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से सीन का बाब जल धारा से निकलती है। सीन का बाब जल धारा से सिंधु नदी निकलती है। इसकी लंबाई लमसम जानते हैं? 3180 किलोमीटर है। 3180 किलोमीटर जहाँ से निकलती है और मोहनजोदाड़ो तक जो जाती है, या फिर कहिए कि अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसकी जो कुल मिलाकर के 3180 किलोमीटर लंबाई है। अच्छा, सभ्यता क्या है ये भी जाननी चीज़ है कि जो सभ्यता का विकास हुआ या मोहनजोदाड़ो सभ्यता का विकास जो हुआ सिंधु नदी के किनारे, तो सभ्यता क्या है? तो लोग कहता है जहाँ लोग प्राचीन काल में रहते थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि, पशुपालन और जिसमें मानव का विकास हुआ, तो उसको हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग 126 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास है, वानभट्ट है, अश्वघोष है या कौटिल्य? तो आपका आंसर होगा कालिदास। कौन होगा? तो आपका जो आंसर होने वाला है वो कालिदास। ठीक है, इसमें अगर आप कहें शकुंतलम के अंदर क्या लिखा हुआ था, तो नाटक, शास्त्रीय और संस्कृत तथा साहित्य जो है अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा हुआ था। चलिए 127 में क्या है? बड़े प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? तो एकदम आप चले जाइए अशोक के पास। कहाँ? अशोक के पास चले जाइए। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किसने किया? तो अशोक ने किया। अच्छा, मौर्य वंश के सम्राट थे अशोक, और अशोक ने अपने शासनकाल में कुल 33 अभिलेख बनवाए थे। कितना? 33, ये याद रखना, 33। ठीक है ना। और अशोक सम्राट अशोक जो हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। इतना सही याद रखना। आगे आते हैं हम लोग 128 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि किस शासक को विद्यार्थी प्रियदर्शी कहा गया? सॉरी, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या बिंदुसार? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। प्रिय का मतलब बहुत प्यारा, ठीक है ना, और दर्शी मतलब जिनको दर्शन करना, नहीं कह सकते हैं कि प्रियदर्शी जो है अशोक को कहा जाता था। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रियदर्शी उनको क्यों कहा जाता था। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह जो है सभी को स्नेह से देखते थे और उनमें भेदभाव नहीं थी। किसी भी वर्ग के साथ वो भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए उनको लोग प्यार से प्रियदर्शी भी कहते थे। चलिए आते हम लोग 129 में। बोल रहे मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को किन वर्गों में विभाजित किया या कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो आपके ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका
7 भागों में। कितना? तो 7 भागों में उन्होंने मेगास्थनीज ने बांटा था। तो 7 वर्गों में अगर बांटा था तो कौन कौन वर्ग था? हालांकि अभी हम लोग वर्ण का विभाग तो जानते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन मेगास्थनीज जो है 7 वर्गों में जो है विभाजित करके रखा था। उनमें पहला है दार्शनिक, जिसको फिलोसोफर कहते हैं, विद्वान बोलते हैं। दूसरा वर्ग में है कृषक, तीसरा में है पशुपालक, चौथा में है कारीगर जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, और पांचवा में योद्धा था जो शासक था, और छठा में है निरीक्षक जिनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या यात्रा वृत्तांत लिखने वाले हैं, और सातवां है सभासद यानी सभा में जो पद मिला हुआ था उन वे लोग हैं। तो जो है मेगास्थनीज जो हैं जब भारत की यात्रा किए और यात्रा वृत्तांत में वो यहाँ के लोगों को 7 वर्गों में बांटकर विवरण किए थे। अब आते हैं हम लोग 130 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? चोल, पल्लव, या कह सकते हैं चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो 130 का आंसर होगा राष्ट्रकूट। कौन करवाया था? कैलाश मंदिर की जो एलोरा में है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो राष्ट्रकूट करवाया था। राष्ट्रकूटों ने दक्कन पर करीब 200 साल तक शासन किया था। राष्ट्रकूटों ने सिक्के भी जारी किए, ठीक है ना। कैलाश मंदिर बनाने के साथ साथ ये सिक्के भी जारी किए थे, और लमसम जो है दक्कन के पठार में ये 200 साल, कितने? तो 200 वर्ष जो है शासन किए थे। अब आइए 131 में पुराणों की संख्या कितना है? तो ये सब तो भैया बहुत ईजी, 18 था। कितना था? पुराणों की संख्या 18। 132 में आते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, ये याद रखना है। 133 में आते हैं गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? बोल रहे हैं कि गोत्र के अंदर जो है विवाह मुख्य रूप से हालांकि 4 प्रकार के हम लोग देखते हैं, आंतरिक, बाह्य, और कह सकते हैं कि बहुपत्नी और बहुपति। तो यहाँ पर आंतरिक विवाह हो सकता है, अपने गोत्र के अंदर तो विवाह नहीं होता है। जैसे अभी विवाह का जो प्रचलन है वो क्या है कि दूसरे के गोत्र के साथ किया जाता है, अपने गोत्र के साथ नहीं किया जाता। अपने गोत्र वाले को भाई बहन के रूप में देखा जाता है। तो अभी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो बहिर्विवाह जो है ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह, तो गोत्र के अंदर वाले जो हो जाएगा वो अंतर विवाह हो जाएगा, ठीक है, अंतर विवाह हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रचलित विवाह है तो है बहिर्विवाह, ये बहुत ही सभ्य विवाह माना जाता है। तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 134 क्वेश्चन में देखिए कि भारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो ऑप्शन है 37, 36, 35, 34। तो आंसर हो जाएगा 37 वर्ष, ठीक है ना। अच्छा, समालोचनक की बात है ना, महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण हुआ, तो महाभारत को प्राचीन नाम जय संहिता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता। अच्छा, यहीं तक नहीं, महाभारत का जो जब समालोचनात्मक संस्करण हुआ तो उसमें रोल जो है B.S. सुथांकर को जाता है। वो संस्कृत के विद्वान रहते हैं, और यह परियोजना जो है 1919 में प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखना है। अच्छा, समालोचनात्मक का अर्थ जो होता है अच्छी तरह से देखना और विश्लेषण करना, या कहिए गुण और दोष का परख करना ही समालोचनात्मक संस्करण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाते हैं। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौम प्रभाव था? तो ज़्यादा नहीं था, प्रभाव ज़्यादा नहीं था। 36 में आइए, बोलता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा 13वां। किसमें? 13वां में आता है। तो अभी तो बहुत लंबी समय हो गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहूँगा कि लमसम 200 MCQ करवा दूं, और जिससे आपको जो है बेनिफिट होगा, है ना। और सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि मैं उसका पूरा विस्तार बताता हूं, तो ध्यान से आप सुनिए, आपके जो एग्ज़ाम में ये कारगर साबित होने वाला है। धन्यवाद बच्चों।